काम से घर लौटते समय जैसे ही मैं अपना स्कूटर चला रहा था और अपने घर के दरवाजे के करीब था, मुझे रोक लिया गया। हैरानी की बात यह है कि जिस इंसान ने मुझे रोका वो मेरी बचपन की दोस्त निकली, जिसे मैंने सालों से नहीं देखा था। मैंने उसे नहीं पहचाना, इसलिए उसके मन में थोड़ी शरारत सूझी और उसने जानबूझकर मुझे चिढ़ाया। सर, आप राइड करते समय हेलमेट क्यों नहीं पहन रहे हैं? उसने पूछा। मैंने पलटकर कहा, इस सड़क पर इतने सारे लोगों ने हेलमेट नहीं पहना है, तो आप सिर्फ मुझे ही क्यों निशाना बना रही हैं? क्योंकि आपकी किस्मत खराब है, उसने जवाब दिया। उसके बगल में ड्यूटी पर मौजूद दूसरी ऑफिसर अपनी हंसी रोकने के चक्कर में लगभग खांसने लगी। वो जोर से हंसना चाहती थी, लेकिन आवाज़ निकालने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। मैंने ऊपर देखा और एक सधी हुई पेशेवर मुस्कान बिखेरी। मैडम ऑफिसर, मैं बस जुर्माना भर दूंगा, ठीक है? कोई ज़रूरत नहीं है, उसने कहा। इसे स्कैन करें, अपना नाम और आईडी नंबर रजिस्टर करें। पहली गलती पर बिना जुर्माने के चेतावनी दी जाती है। इसे दोबारा करेंगे तो आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये सुनकर कि मुझे पैसे नहीं देने पड़ेंगे, मेरी झुंझलाहट तुरंत थोड़ी कम हो गई। भगवान का शुक्र है, मैं हमेशा से एक कानून का पालन करने वाला नागरिक रहा था। ये पहली बार था जब मैं रंगे हाथों पकड़ा गया था। मैडम ऑफिसर, क्या आप लोग रात के 9 बजे भी काम से फ्री नहीं होते? मैंने पूछा। सर, अगर आपने अपना हेलमेट ठीक से पहना होता तो आप मुझसे बिल्कुल नहीं टकराते, उसने तुरंत जवाब दिया। उसकी बातों से मेरी बोलती बंद हो गई। मैं मुश्किल से सांस ले पा रहा था। गुस्से में मैंने अपना फ़ोन उसके सामने फेंक दिया। क्या इतना काफ़ी है? ठीक है, आप जा सकते हैं। उसने मेरे गुस्से से भरे चेहरे को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। जैसे ही मैं बाइक पर अपना पैर घुमाने वाला था, उसने पुकारा, 1 मिनट रुकिए। अब और क्या है? मैंने पूछा। अपना हेलमेट पहन लीजिए। उसने मेरी बाइक की टोकरी में रखे हेलमेट की ओर इशारा करते हुए एक मददगार चेतावनी दी, वरना जैसे ही आप कोना मुड़ेंगे मेरे सहकर्मी आपको फिर से रोक लेंगे। मैं वास्तव में इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ, मैडम ऑफिसर। मैंने बड़बड़ाते हुए टोकरी से हेलमेट उठाया और बेतरतीब ढंग से उसे अपने सिर पर रख लिया। सर, आपको एक और बात याद दिलानी है, उसने अपनी बात जारी रखी। आज रात पहले ही एक अजीब मरीज से निपटने के बाद मैं गुस्से में था और अब ये जहरीली जुबान वाली ट्रैफिक पुलिस मुझे लेक्चर दे रही थी। लेकिन चूंकि मैं ही पहले नियम तोड़ रहा था, इसलिए मैं गुस्से में तो था, लेकिन कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर सका और चुपचाप उसका लेक्चर सुनने के लिए मजबूर था। बेहतर होगा कि राइड करते समय ईयरफोन न पहने। यदि आपने उन ईयरफोन की वजह से मेरे सहकर्मी को पहले आपको बुलाते हुए नहीं सुना होता, तो आपको एक अधिकारी के आदेशों की अवहेलना करने का अतिरिक्त आरोप लग सकता था। मैंने हार मान ली। मैंने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया। अपने लगभग 30 साल के जीवन में ये पहली बार था जब मेरा सामना इतनी कष्टप्रद ट्रैफिक पुलिस से हुआ था। मैंने अपने ईयरफोन निकाले, उन्हें अपने बैग में ठूंसा, जोर से थ्रॉटल घुमाया और वहाँ से तेज़ी से निकल गया। मेरे पीछे उसने मेरी दूर जाती हुई आकृति को देखा और उसके लाल होठों पर एक मुस्कान तैर गई। कैप्टन, हमें अभी एक कॉल आई है। योंगकोंग रोड पर एक कार एक्सीडेंट हुआ है। एक सहकर्मी ने उसे सूचित किया। समझ गई, चलो चलते हैं, उसने जवाब दिया। जब मैं घर पहुंचा तो मेरे माता पिता अभी भी जाग रहे थे। जैसे ही मैं दरवाजे पर खड़े होकर अपने जूते बदल रहा था, मेरे पिताजी ने मेरी ओर देखा और कहा, जूलियन वापस आ गया है। मैं आ गया, मैंने जवाब दिया। आज तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों लग रहा है? क्या अस्पताल में बहुत काम था? तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कुछ खाने को बनाए? मेरी माँ ने पूछा। मैं ठीक हूँ, मैंने कहा। अभी भी उस राक्षसी ट्रैफिक पुलिस के बारे में सोचकर मेरा मूड पूरी तरह से ख़राब था। वापस आते समय मैं बस एक बहुत बड़े बेवकूफ़ से टकरा गया। मेरे माता पिता पूरी तरह से हैरान दिखे। अभी अपने कमरे में मत जाओ, बैठो, तुम्हारी माँ और मुझे तुम्हें कुछ बताना है, मेरे पिताजी ने निर्देश दिया। क्या बात है माँ? पिताजी, मैंने पूछा। थोड़ा फल खा लो, हम खाते खाते बात कर सकते हैं, मेरी माँ ने सुझाव दिया। क्या तुम्हें मेरे बचपन के पुराने क्लासमेट अंकल आर्थर का परिवार याद है? मेरे पिताजी ने शुरुआत की। आपका मतलब लिटिल डम्पलिंग के परिवार से है, जो बचपन में पुरानी एस्टेट में मेरे साथ खेलती थी? मैंने पूछा। क्या लिटिल डम्पलिंग? तुम लोगों को निकनेम भी देते थे? मेरे पिताजी ने प्यार से डांटा। पिताजी, क्या आपको नहीं लगता था कि वो गोरी और गोल मटोल थी, बिल्कुल एक छोटी डम्पलिंग की तरह? वो अब काफ़ी इम्प्रेसिव है। मैंने अविश्वास से भरे चेहरे के साथ मजाक उड़ाया। मेरी यादों में वो अभी भी पुरानी एस्टेट के दिनों में अटकी हुई थी। वो गोल मटोल लड़की जो नए साल की पेंटिंग वाली गुड़िया की तरह दिखती थी, हमेशा मेरे पीछे पीछे चलती थी और मुझे भाई बुलाती थी। बाद में जब पुरानी एस्टेट को तोड़ा गया और हमें दूसरी जगह बसाया गया, तो हमारे दोनों परिवार अलग हो गए। हालांकि हमारे माता पिता अभी भी संपर्क में थे। मेरे पास उस समय फ़ोन नहीं था और अपनी पढ़ाई में बहुत व्यस्त होने के कारण मेरा उससे संपर्क धीरे धीरे टूट गया। सालों गिने तो हमें एक दूसरे को देखे हुए 1 दशक से ज़्यादा हो गया था। मैं बहुत पहले ही भूल चुका था कि वो अब कैसी दिखती है। जूलियन, वह अब अविश्वसनीय रूप से खूबसूरत है। मेरी माँ बीच में बोली। ज़रा सोचो, उसकी माँ एक मॉडल है। अभी मुझे खूबसूरत महिलाओं में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि मैंने तेज़ी से एक महत्वपूर्ण जानकारी पकड़ी। पिताजी, क्या आप ये कह रहे हैं कि लिटिल डम्पलिंग एक ट्रैफिक कॉप है? मैंने पूछा। हाँ, मेरे पिताजी ने पुष्टि की। उसका स्वभाव तुम्हारे जैसा ही ज़िद्दी है, अपने तरीके पर अड़ी रहने वाली। उसने अपने परिवार की दौलत और शानो शौकत को छोड़कर उस तरह का कड़वा, थका देने वाला काम करने की जिद पकड़ ली। मैं नहीं चाहता था कि मेरे पिताजी मेरी नौकरी के बारे में किचकिच करें।
इसलिए मैंने जल्दी से विषय बदल दिया। तो माँ, पिताजी, क्या आप लोग कुछ दिनों में उनके परिवार के साथ डिनर करने वाले हैं? मैंने पूछा। कुछ दिनों में नहीं? क्या तुम्हारी कल दिन की शिफ्ट नहीं है? काम के बाद सीधे रेस्टोरेंट आ जाना, मेरे पिताजी ने कहा। अंकल आर्थर का अभी शहर के बाहर से वापस यहाँ तबादला हुआ है और वे यहीं बसने की योजना बना रहे हैं। इसीलिए हमने सोचा कि हमारे दोनों परिवारों को एक साथ मिलना चाहिए। मुझे सच में कोई आपत्ति नहीं थी, बस थोड़ी सी उत्सुकता थी कि वह अब कैसी बन गई है। मेरे माता पिता के बात करने के तरीके से लग रहा था कि वे उसकी बहुत तारीफ़ कर रहे हैं। तो मैं कल जल्दी काम से निकलने की कोशिश करूँगा, मैंने खड़े होते हुए कहा। माँ, पिताजी, मैं आज बहुत थका हुआ हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ। जाओ जाओ, अच्छे से आराम करो, उन्होंने जवाब दिया। अगले दिन काम से पहले मैं अपनी प्यारी कार लेने के लिए डीलरशिप पर गया। एक प्रारंभिक रखरखाव जांच के बाद मेरी ऑडी फिर से बिल्कुल नई लग रही थी। कार का स्टीरियो सुनते हुए मैं खुशी खुशी अस्पताल की ओर ड्राइव करने लगा। मुझे अब कभी शेयर्ड बाइक की सवारी नहीं करनी पड़ेगी और मैं निश्चित रूप से फिर कभी ट्रैफिक पुलिस के हाथों नहीं पकड़ा जाऊंगा। बस एक शब्द, रिफ्रेशिंग। मैंने चुपके से खुद से कसम खाई कि अब से मैं सभी ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करूंगा और अपनी कार की अच्छी देखभाल करूंगा। पार्किंग करते समय मैं प्यार से अपनी कीमती कार के दरवाजे के सहारे झुक गया। संयोग से इस पूरे दृश्य को उसी महिला अधिकारी ने देखा जो एक नशे में धुत ड्राइवर को जांच के लिए अस्पताल ले जा रही थी। वो जल्दी में थी और उसने पहले मुझ पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन मेरी छोटी नीली कार काली गाड़ियों के समुद्र में बहुत ज़्यादा स्पष्ट दिख रही थी। पॉलिश की हुई सतह से परावर्तित होती सूरज की रोशनी ने उसे देखने पर मजबूर कर दिया। मैंने कार को लॉक किया, एक धुन गुनगुनाई और आराम से अस्पताल में चला गया। वो धीरे से हंसी। टोबियास ने उत्सुकता से चारों ओर देखते हुए पूछा, तुम क्या देख रही हो? कुछ नहीं, चलो जल्दी करते हैं, समय कीमती है, उसने जवाब दिया। समझ गया। टोबियास तुरंत सहमत हो गया। उसने मुझे आखिरी बार देखा। वहाँ डिपार्टमेंट के साइन बोर्ड पर चमकीले अक्षरों में 4 बड़े शब्द लिखे थे, इमरजेंसी सर्जिकल डिपार्टमेंट। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि जूलियन वास्तव में अब एक इमरजेंसी रूम डॉक्टर बन गया था। कैप्टन, आज आपकी आंखें हर जगह भटक रही हैं। आप क्या देख रही हैं? टोबियास उसके बगल में बड़बड़ाया। काम के घंटों के दौरान चुप रहो, उसने आदेश दिया। वे दोनों अपराधी के साथ जांच के दौरान मौजूद रहे और डायग्नोस्टिक रिपोर्ट जल्द ही तैयार हो गई। उसने कागजी कार्रवाई पर मुहर लगाई, दस्तावेज अपने सहयोगियों को सौंपे और सब कुछ हो जाने के बाद ट्रैफिक पुलिस के लिए करने के लिए कुछ नहीं बचा था। वो एलिवेटर लिफ्ट में घुस गई। लिफ्ट के बाहर मैं अपना सफ़ेद कोट पहने हुए और बांझ आपूर्ति स्टेराइल सप्लाईज का ढेर उठाए हुए दौड़ता हुआ आया। धन्यवाद, मैंने हाँफते हुए कहा। लिफ्ट में घुसते हुए और अपनी सांस पकड़ने के लिए दीवार के सहारे झुकते हुए मैंने ये देखने के लिए ऊपर देखा कि किस दयालु आत्मा ने मेरे लिए दरवाज़ा खुला रखा था। ये वो क्यों थी? कॉमरेड ट्रैफिक कॉप, क्या आप भी यहाँ डॉक्टर को दिखाने आई हैं? मैंने पूछा। उसकी नज़र धीरे धीरे मेरे चेहरे से हटकर नीचे जाते हुए फ्लोर नंबर्स पर चली गई। क्या तुमने कभी किसी को पुलिस की वर्दी में डॉक्टर को दिखाने आते देखा है? उसने जवाब दिया। कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा, मैंने कहा। इससे पहले कि मैं आगे कहता, ओह, मुझे पता है, अपराधियों को पकड़ते समय आप ज़रूर घायल हो गई होंगी और आपको कपड़े बदलने का समय नहीं मिला होगा। मैं एक ट्रैफिक कॉप हूँ, कोई क्रिमिनल डिटेक्टिव नहीं, उसने बेरुखी से कहा। मुझे तुरंत एहसास हुआ कि मेरी बातें कितनी बेवकूफ़ाना लग रही थीं और मैं चाहता था कि मैं उसी जगह गायब हो जाऊं। मैं इस पाखंडी ट्रैफिक कॉप से बात ही क्यों कर रहा था? क्या मेरा सिर किसी दरवाजे से कुचल गया था? माफ़ करना, आज सुबह बहुत जल्दी उठ गया, मेरा दिमाग कुछ ठीक से काम नहीं कर रहा है, मैं बड़बड़ाया। कोई बात नहीं, मेरे काम को गलत समझना ठीक है, बस अपने मरीजों का गलत डायग्नोज मत करना, उसने सहजता से जवाब दिया। मेरी पेशेवर क्षमता पर सवाल उठाने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन इससे पहले कि मैं पलटकर कुछ कहता, लिफ्ट की घंटी बजी। हम पहली मंजिल पर पहुंच चुके थे। मुझे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया। जब वो दूर जा रही थी तो मैंने उसे अस्पष्ट रूप से यह कहते सुना, कार काफ़ी अच्छी है, सुनिश्चित करना कि ट्रैफिक नियमों का पालन करो। उसका क्या मतलब था? उसने आज सुबह मुझे देखा था? वो ताना मार रही थी। मैं वहीं खड़ा रह गया, उसकी दूर जाती हुई पीठ को घूरता हुआ और दांत पीसता हुआ। तो क्या हुआ अगर तुम एक ट्रैफिक कॉप हो? मैं कानून का पालन करने वाला नागरिक हूँ, ठीक है? तुमने मुझे एक बार पकड़ लिया, मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे दूसरी बार पकड़ सकती हो। बस तुम इंतज़ार करो और देखो, मैं तुम्हें याद रखूँगा। अगर एक दिन तुम ड्यूटी पर हुई और हमारे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आ गई तो मैं निश्चित रूप से तुम्हारा गर्मजोशी से स्वागत करूँगा। अस्पताल से निकलने के बाद वो टोबियास के साथ पुलिस स्टेशन वापस चली गई। टोबियास ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ कहने के लिए बेताब हो। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो कहो, उसने मांग की। टोबियास चौंक गया और सीधा बैठ गया। रिपोर्टिंग, कैप्टन, क्या उस डॉक्टर के साथ आपका कोई चक्कर है? कौन सा? उसने पूछा। वही जिसे आपने कल पकड़ा था। क्या वो लिफ्ट में मिला? वही डॉक्टर नहीं है? बिल्कुल वही इंसान। एक अधिकारी के रूप में मेरे सालों के तेज ऑब्जर्वेशन के साथ मैं निश्चित रूप से गलत नहीं हो सकता। साथ ही वो हैंडसम है। मैंने इतना हैंडसम डॉक्टर कभी नहीं देखा। वो मेरा बचपन का दोस्त है, उसने शांति से कहा। क्या आप मुझे 3 साल के बच्चे की तरह ट्रीट कर रही हैं? ये स्पष्ट है कि उसने आपको नहीं पहचाना। मुझे बताइए,
क्या आपको पहली नज़र में प्यार हो गया और आपके मन में कोई गुप्त इरादे हैं? लाल बत्ती पर पहुंचते हुए उसने ज़ोर से ब्रेक मारा और टोबियास को मौत की घूर कर देखा। डरा हुआ टोबियास तुरंत खिड़की के पास सिकुड़ गया। हम कई सालों से एक दूसरे से नहीं मिले हैं। क्या यह पूरी तरह से सामान्य नहीं है कि उसने मुझे नहीं पहचाना? उसने पलट कर कहा। तो आपने उसे कैसे पहचान लिया? कैप्टन, आपके इरादे नेक नहीं हैं। उसने मजाक उड़ाया। तुम छोटे शैतान, तुम बहुत कुछ जानते हो, है ना? अब मेरा विश्लेषण करना शुरू कर रहे हो। मेरी हिम्मत नहीं है। यदि आप नहीं बताना चाहती तो भूल जाइए। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। छिपाने के लिए कुछ नहीं है, उसने कहा। उसके चेहरे पर अचानक थोड़ी शर्म आ गई। मुझे वो पसंद है। कैप्टन, इतना बड़ा राज जानने के बाद आप मुझे चुप तो नहीं करा देंगी? अगर मुझे पता होता कि ये इतना विस्फोटक है तो मैं पूछने से पहले खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लेता। क्या तुम्हारे दिल में मेरी यही छवि है? उसने रूखेपन से पूछा। नहीं, आप बिल्कुल हमारी ट्रैफिक पुलिस स्क्वाड का रोल मॉडल हैं। ठीक है, बहुत सवाल हो गए। वापस स्टेशन जाओ और कड़ी मेहनत करो, उसने आदेश दिया। मैं मिशन पूरा करने की गारंटी देता हूँ, टोबियास ने वादा किया। शाम को काम से छूटने के बाद उस विशिष्ट ट्रैफिक पुलिस के प्रति नाराज़गी मन में लिए मैं रेस्टोरेंट के लिए जल्दी निकल गया। प्रतिष्ठान में प्रवेश करते हुए एक वेटर ने मुझे प्राइवेट कमरों की ओर निर्देशित किया। हालांकि थोड़ी ही दूर पर एक परिचित आकृति मेरी आंखों के सामने से गुजरी। मैंने अपनी आंखें मली, ये सोचकर कि मैंने गलत देखा है। वह महिला बिल्कुल उसी ट्रैफिक कॉप की तरह क्यों दिख रही थी? मैं सच में हैरान था। पिछले 2 दिनों से मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों चल रही थी? मैं जहाँ भी जाता वो मुझे हर जगह क्यों मिल रही थी? इससे भी बुरी बात यह है कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो सीधे प्राइवेट रूम 208 में गई। मेरे कदम तुरंत जम गए। सर, क्या बात है? वेटर ने पूछा। मैंने अनजाने में जोर से थूक निकला। क्या आप लोगों के पास यहाँ सिर्फ एक ही रूम 208 है? बिल्कुल, हम यहाँ चीज़ों को जोन ए या जोन बी में अलग नहीं करते हैं, बस यही एक है। मैं पूरी तरह से अवाक रह गया। कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर मैं खुद को दिलासा देता रहा। शायद मैंने गलत देखा था। शायद वो अंकल आर्थर के परिवार की कोई रिश्तेदार थी। मैं दरवाजे पर खड़ा होकर अंदर बैठे 5 लोगों को देख रहा था। मेरे माता पिता और अंकल आर्थर के जोड़े के अलावा वो युवा महिला भी थी। अंकल, आंटी, मुझे माफ़ करना, मुझे देर हो गई। मैंने उसे जानबूझकर नमस्ते कहने से बचते हुए अभिवादन किया। बिल्कुल देर नहीं हुई, आओ बैठो, अंकल आर्थर ने कहा। हम जानते हैं कि तुम दोनों काम में व्यस्त हो। भोजन के लिए एक साथ मिलना आसान नहीं है। मैंने कमरे में नज़र दौड़ाई और देखा कि केवल एक खाली सीट ठीक उसके बगल में थी। मेरे पास कड़वा घूंट पीकर उसके बगल में बैठने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मेरी माँ ने मुस्कुराते हुए उसका परिचय कराया। जूलियन, ये एलारा है। क्या तुम इसे पहचान नहीं पा रहे हो? अंकल आर्थर ने हंसते हुए बीच में कहा। जैसे जैसे लड़कियाँ बड़ी होती हैं वे बहुत बदल जाती हैं। वह बिल्कुल अलग दिखती है, लेकिन जूलियन बचपन से लेकर बड़े होने तक वैसा ही ऊर्जावान है। मैंने इसका एक शब्द भी नहीं सुना। मैंने सिर्फ एक महत्वपूर्ण जानकारी पकड़ी। मेरे सामने बैठी महिला जियांग परिवार की बेटी एलारा थी, मेरी बचपन की दोस्त जिससे जूनियर हाई स्कूल के बाद संपर्क टूट गया था। मैंने एक गहरी सांस ली। क्या तुम लिटिल डम्पलिंग हो? मैंने पूछा। एलारा ने आखिरकार मेरी तरफ देखा। उसके होठों पर एक हल्की, लगभग न के बराबर मुस्कान थी। बहुत समय बाद मिले, जूलियन। मेरा दिल बैठ गया। मैं खाली नज़रों से उसके चेहरे को घूरता रहा। यह बिल्कुल उस रात जैसा ही था, अभी भी उतना ही खूबसूरत, सिवाय इसके कि ड्रेस पहनने से वो बहुत अधिक कोमल और सुरुचिपूर्ण लग रही थी। उनका काफ़ी बदल गई है से क्या मतलब था? ये ऐसा था जैसे उस अतीत की गोल मटोल छोटी लड़की को पूरी तरह से किसी और ने बदल दिया हो। अगर उसने कुछ नहीं कहा होता तो मैं कभी इस इंसान को एलारा के रूप में नहीं पहचान पाता, चाहे आप मुझे पीट पीट कर मार ही क्यों न डालते। मेरी माँ ने हंसते हुए चिढ़ाया। जूलियन एक बेवकूफ़ की तरह क्यों घूर रहा है? माँ ने तुमसे झूठ नहीं बोला था ना। एलारा बड़ी होकर और भी खूबसूरत हो गई है। मुझे अंदर से बहुत अजीब लग रहा था। जब बड़े बुजुर्ग शराब डाल रहे थे और शिष्टाचार का आदान प्रदान कर रहे थे, मैं थोड़ा झुका। क्या तुम सच में लिटिल डम्पलिंग हो? गारंटीड असली, उसने जवाब दिया। उस दिन सड़क पर जब तुमने मुझे रोका था, तुमने मुझे तुरंत पहचान लिया था। मैंने आरोप लगाया। मुझे हमेशा से पता था कि वो तुम हो, उसने स्वीकार किया। तो तुमने ये जानबूझकर किया। तुमने ये भी कहा कि मेरी किस्मत खराब है और तुमने मेरे ड्राइविंग स्किल्स का व्यंग्यात्मक मजाक उड़ाया। तुम बहुत ज़्यादा कर रही हो। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। जब हम बच्चे थे तब तुमने कभी मेरे साथ ऐसा बर्ताव करने की हिम्मत नहीं की। बड़ा भाई? जूलियन, तुम मुझसे बस कुछ ही मिनट बड़े हो। कुछ मिनट भी बड़ा ही होता है। चलो अभी मुझे भैया बुलाओ। मुझे आखिरकार कुछ ऐसा मिल गया था जिसे मैं उस पर रौब झाड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकता था। एलारा ने मुझे एक गिलास जूस डालकर दिया। थोड़ा पीच जूस पियो और अपना मुंह बंद रखो। ये लिटिल डम्पलिंग अब बचपन की तरह बिल्कुल भी क्यूट नहीं रही। मुझे क्या करना चाहिए? मैं सच में उसके गाल खींचना चाहता था। हम दोनों को फुसफुसाते और चुपचाप बातें करते देखकर मेरे पिताजी ने पूछा, तुम दोनों इतनी खुशी से किस बारे में बात कर रहे हो? हमें भी बताओ। पिताजी, मैं बस जूलियन से हमारे बचपन की बातों के बारे में बात कर रही थी, एलारा ने सहजता से जवाब दिया। उस समय कंपाउंड में एलारा और जूलियन सबसे ज़्यादा साथ खेलते थे। हर कोई कहता था कि तुम दोनों का स्वभाव सबसे ज़्यादा मेल खाता था। जूलियन शरारती था और जबकि एलारा का स्वभाव कोमल था, वो अकेली थी जो उसे नियंत्रण में रख सकती थी। ये लड़की बचपन में बहुत प्यारी थी, अब ये उतनी प्यारी नहीं रही।
मैं बड़बड़ाया। एलारा ने मुझे नखरे से घूर कर देखा। तुम इससे इनकार नहीं कर सकते, मेरे पिताजी ने आगे कहा। जब पुरानी एस्टेट तोड़ी गई और हमने एक साथ रहना बंद कर दिया तो एलारा अक्सर जूलियन की याद आने की बातें करती थी। क्या ये सच नहीं है बेटा? एलारा ने स्वाभाविक रूप से सिर हिलाया। हाँ, जब हम छोटे थे तो जूलियन भैया हमेशा मेरी रक्षा करते थे। इसे भूलना असंभव है। मैं किनारे पर अपना पीच जूस पी रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने उसे मुझे जूलियन भैया कहते सुना, मेरा गला रुंध गया और मैंने जूस वापस कप में ही थूक दिया। क्या हुआ? गले में अटक गया क्या? बड़े होने के बाद भी तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? मेरी माँ ने प्यार से डांटा। हमारी नोकझोंक सुनकर मेज पर बैठे सभी लोग हंस पड़े। जल्द ही खाना परोसा गया। मैंने मेज के पार देखा और पाया कि वे सभी मेरे पसंदीदा व्यंजन थे। आओ आओ, चलो खाते हैं। मेजबान के रूप में अंकल आर्थर ने उत्साहपूर्वक सभी का अभिवादन किया। जूलियन, इसे चखो। तुम्हारे अंकल को याद है कि बचपन में तुम्हें ये व्यंजन बहुत पसंद थे। धन्यवाद अंकल। मैंने गोल्डन थ्रेड श्रिम्प का एक टुकड़ा उठाया और उसे ध्यान से चखा। खाना ऑर्डर करने में अंकल आर्थर की पसंद शानदार थी। ये सचमुच स्वादिष्ट था। अगर तुम्हें ये पसंद है तो और खाओ। अंकल आर्थर ने मुझे और भी ज़्यादा प्यार से देखते हुए कहा। एलारा, तुम भी खाओ। जब माता पिता किनारे पर खुशी खुशी गपशप कर रहे थे, मैंने एलारा के साथ बातें करने की तैयारी की। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, वो पहले बोल पड़ी। तुम डॉक्टर क्यों बने? जब हम बचपन में क्लास में थे तो तुमने कहा था कि तुम्हारा सपना एक सेलिब्रिटी बनना है। क्या मैंने कभी ऐसा कहा था? मैंने पलट कर कहा। उस समय तुम एक स्टार बनना चाहते थे, इसलिए जब हमने एक नाटक किया तो तुमने राजकुमार का रोल करने की जिद की, और अगर इतना काफ़ी नहीं था तो तुमने मुझे राजकुमारी का रोल करने के लिए मजबूर किया। मैंने एक सूखी हंसी हंसी। चलो उस डार्क हिस्ट्री को न लाएं, ठीक है? वो सिर्फ बचकानी बकवास थी। मैं अब एक डॉक्टर हूँ जो लोगों की जान बचाता है। मेरी ओर हीन भावना से देखने की हिम्मत मत करना। मुझे पता है तुम्हारी स्किल्स में निश्चित रूप से कोई कमी नहीं है। आखिरकार इमरजेंसी डिपार्टमेंट अनुकूलन क्षमता का बहुत परीक्षण करता है। जूलियन भैया भी बहुत उत्कृष्ट हैं। उसके सिर्फ एक वाक्य ने मेरे दिमाग को पूरी तरह से शॉर्ट सर्किट कर दिया। मेरा दिल पहले ही खुशी से खिल उठा था, लेकिन मेरा चेहरा पूरी तरह शांत रहा। यह अच्छा है, वरना अगर तुम भविष्य में कभी इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आई तो संभल कर रहना। हो सकता है मैं अपना व्यक्तिगत बदला ले लूँ। मुझे विश्वास है कि तुम ऐसा नहीं करोगे, उसने धीरे से जवाब दिया। मैंने गौर किया कि एक दौर का खाना खाने के बाद भी मुझे ब्रेस्ड पोर्क रिब्स, भुनी हुई सुअर की पसलियाँ सबसे ज़्यादा पसंद थी। मेरे सामने प्लेट को देखते हुए मांस का एक टुकड़ा अचानक कहीं से आ गया। क्या मांस के इस टुकड़े में मेरे लिए जहर मिला हुआ है? मैंने मजाक किया। एलारा का छोटा चेहरा तुरंत गुस्से से फूल गया। हाँ, इसमें जहर है। इसके बाद उसने बिना किसी भाव के मांस का एक टुकड़ा अपने मुंह में डाल लिया। मैं मज़े से खा रहा था कि तभी मैंने अचानक उसकी माँ को मेरा नाम पुकारते हुए सुना। जूलियन, तुम्हारी अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना? नहीं आंटी, मैं काम में व्यस्त रहता हूँ, इसलिए मैंने अभी तक डेटिंग के बारे में नहीं सोचा है, मैंने जवाब दिया। मैं समझ सकती हूँ, आजकल के युवा अपने करियर को प्राथमिकता देते हैं। हमारी एलारा भी वैसी ही है। उसने कभी डेट भी नहीं किया है। उसकी माँ ने साझा किया। कभी डेट नहीं किया? मैं एक पल के लिए जम गया। सच में? उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि, उसकी सुंदरता और उसकी नौकरी के साथ? मैं खुद को एलारा का दोबारा मूल्यांकन करने से नहीं रोक पाया। लिटिल डम्पलिंग सच में एक बहुत बड़ी डम्पलिंग बन गई थी। ओह रुको, डम्पलिंग शब्द अब उसके लायक नहीं था। उसकी वर्तमान सुंदरता का वर्णन भोजन के साथ नहीं किया जा सकता था। ये दोनों बच्चे इतने सालों से एक दूसरे से नहीं मिले हैं, फिर भी इनकी आपस में इतनी अच्छी बनती है, मेरी माँ ने कहा। बिल्कुल। जूलियन को किस तरह की लड़कियाँ पसंद हैं? अंकल आर्थर ने पूछा। मैंने मन ही मन सोचा। मैंने कभी इस सवाल पर गंभीरता से विचार नहीं किया था। जब तक वो एक अच्छी इंसान है तब तक सब ठीक रहेगा, लेकिन अंदर ही अंदर मेरी ये कहने की हिम्मत नहीं हुई कि मुझे अच्छी फिगर, खूबसूरत चेहरे और मीठी आवाज़ वाली महिलाएं पसंद हैं। मुझे डर था कि वे मुझे कोई ठरकी समझ लेंगे। हमारी एलारा उस पर काफ़ी खरी उतरती है, अंकल आर्थर ने गर्व से घोषणा की। उसके ज़्यादा न मुस्कुराने से धोखा मत खाना, वो बस अलग थलग रहने का दिखावा करती है। वास्तव में वो बहुत गर्मजोशी से भरी इंसान है। एलारा ने मेरी मजाकिया मुस्कान की ओर देखा और बेबसी से आह भरी। पिताजी, ओल्ड ही, ईमानदारी से कहूँ तो? अंकल आर्थर ने मेरे पिताजी की ओर मुड़ते हुए बात जारी रखी। अगर इन दोनों बच्चों की शादी हो सके तो हमारा परिवार जूलियन को बिल्कुल रॉयल्टी की तरह रखेगा। अगर वो आसमान से चांद भी मांगेगा तो हम बूढ़े लोग हिचकिचाएंगे भी नहीं। शादी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं तय कर सकूं, मेरे पिताजी ने जवाब दिया। ये बच्चों की इच्छा पर निर्भर करता है। क्या आपको लगता है कि मैं नहीं चाहता कि एलारा हमारे परिवार में शादी करके आए? जैसे ही ये शब्द गिरे, 4 जोड़ी आंखें एक साथ एलारा और मुझे देखने के लिए घूमी। मैं अवाक था। क्या हो रहा था? अचानक ये मुझे और एलारा को सेट करने में कैसे बदल गया? और मेरे माता पिता वास्तव में एलारा से बहुत संतुष्ट दिख रहे थे। ये क्या हो रहा था? क्या वे मुझसे एक फ्लैश मैरिज, झटपट शादी की उम्मीद कर रहे थे? ये कोई पारिवारिक डिनर नहीं था, ये एक सेटअप था। पिताजी, माँ, आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? मैंने विरोध किया। मुझे देखो, मैं बहुत उतावला हो रहा हूँ। मेरे पिताजी हंसे। जूलियन, कृपया इसे दिल पर मत लेना। तुम और एलारा जो चाहो कर सकते हो। अगर तुम्हें कोई पसंद नहीं है
तो अपने आसपास के लोगों पर विचार करो। शादी के ज़रिए हमारे दो परिवारों के और करीब आने का मतलब है कि हम एक दूसरे से और भी अक्सर मिल सकते हैं। आपसी शर्मिंदगी से बचने के लिए मैंने अपना रुख स्पष्ट करने की पहल की। मैं लिटिल डू एलारा से और अधिक बार मिलने का ध्यान रखूंगा। मुझे विरोध में न देखकर सभी ने राहत की सांस ली। खाना जल्दी खत्म हो गया। हम 6 लोगों में से केवल मैंने ही गाड़ी चलाई थी और कोई शराब नहीं पी थी। जूलियन, एलारा को घर छोड़ दो, उसने आज रात काफ़ी पी है। मुझे चिंता है कि उसके लिए अकेले चलना सुरक्षित नहीं होगा। मेरे पिताजी ने मुझे आंख मारते हुए कहा। मैंने संघर्ष करना छोड़ दिया। अंकल, आंटी, क्या आप एलारा के साथ रहते हैं? मुझे आप सभी को वापस छोड़ने दीजिए, हम उसके साथ नहीं रहते, अंकल आर्थर ने कहा। उसने हाल ही में शहर के केंद्र में एक घर खरीदा है, एक सुंदर दृश्य वाली हाई राइज इमारत। बस उसे घर छोड़ दो। तुम्हारी आंटी और मैं टहलने जाना चाहते हैं। आज रात मौसम ठंडा है। इन सब के दौरान एलारा चुपचाप मेरे बगल में खड़ी थी। चलो गाड़ी में बैठो, मैंने उससे कहा। क्या मैं पैसेंजर सीट पर बैठ सकती हूँ? उसने पूछा। तुम क्यों नहीं बैठ सकती? मेरी पैसेंजर सीट किसी गर्लफ्रेंड के लिए रिजर्व नहीं है, मैंने जवाब दिया। वो अंदर बैठ गई। क्या इसका मतलब ये है कि अगर मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊं तो मैं यहाँ अधिक शांति से बैठ सकती हूँ? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस ड्राइवर की सीट पर बैठने से पहले उसे एक गहरी नज़र से देखा। न जाने क्यों एक ट्रैफिक कॉप का मेरे बगल में बैठना अचानक मुझे अपना ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट दोबारा देने जैसी घबराहट दे रहा था। क्या तुम अपना प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट दे रहे हो? इतने सख्त, उसने मजाक उड़ाया। मुझे कम मत समझो, मैंने अपने सभी ड्राइविंग टेस्ट पहली बार में ही पास कर लिए थे। मैंने अपना बचाव किया। क्या ऐसा है? तो फिर तुमने दायां इंडिकेटर क्यों चालू किया जब तुम स्पष्ट रूप से बाईं ओर मुड़ रहे हो? हे भगवान, मैं हमेशा उसके सामने खुद को शर्मिंदा क्यों करता हूँ? मेरा हाथ फिसल गया और गलत बटन दब गया। मैं बड़बड़ाया। तुम कहाँ रहती हो? जिनशांग कोर्टयार्ड, नदी के ठीक पार वाला। ठीक है, समझ गया। कार में फिर सन्नाटा छा गया। हालांकि मैंने अपना ध्यान आगे की सड़क पर केंद्रित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन मुझे लगातार उसकी हल्की परफ्यूम की खुशबू के साथ शराब की गंध महसूस हो रही थी। मैं उसे छिप छिप कर देखने से खुद को रोक नहीं पाया। माहौल को हल्का करने के लिए मैंने संगीत चालू कर दिया। एलारा थोड़ी थकी हुई लग रही थी, सीट में गहरी धंसी हुई थी। एक कोमल मनमोहक धुन बज रही थी। तभी मैंने उसे अपने कान के ठीक पास धीरे से गुनगुनाते हुए सुना। मेरी पुतलियाँ 1 सेकंड के लिए फैल गईं। उसकी आवाज़ पहले से ही अच्छी थी और उसके थोड़े नशे की हालत में उसमें एक अवर्णनीय आकर्षण था। कार के स्टीरियो के साथ मिलकर इसने मेरे दिल की धड़कनों को बेकाबू कर दिया। मेरी उंगलियां कस गईं, स्टीयरिंग व्हील को मजबूती से पकड़ते हुए। जूलियन, ओह जूलियन, तुम्हें इतनी जल्दी गिरने की ज़रूरत नहीं है ना? तुम सच में सुंदरता से पूरी तरह प्रभावित हो जाते हो। एक और लाल बत्ती पर एलारा ने देखा कि मैं ज़ोर से अपना सिर हिला रहा था और अपने ही चेहरे पर थप्पड़ मार रहा था। वो हंसने से खुद को रोक नहीं पाई। उसकी हंसी सुनकर मैं तुरंत हाई अलर्ट पर सीधा बैठ गया। तुम किस बात पर हंस रही हो? कुछ नहीं, बस अचानक कुछ मजाकिया याद आ गया। मैंने राहत की सांस ली जब तक वो मुझ पर नहीं हंस रही थी। थोड़ी ही देर बाद कार उसके आवासीय परिसर में दाखिल हुई। दाएं मुड़ें, 5वीं इमारत, पूरी तरह से अंदर, उसने निर्देश दिया। उसके निर्देशों का पालन करते हुए मैंने आखिरकार इस बार टर्न सिग्नल्स में कोई गड़बड़ नहीं की और आसानी से उसकी इमारत के प्रवेश द्वार के नीचे कार पार्क कर दी। अचानक बज रहा गाना अब उतना अच्छा नहीं लग रहा था। क्या इसलिए कि इसमें एलारा की आवाज़ का तालमेल नहीं था? नहीं नहीं नहीं, एलारा एक छोटी बहन थी, लिटिल डम्पलिंग। मुझे कुछ भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। मैं तुम्हें यहीं छोड़ दूंगा। मान लो कि मेरा मिशन पूरा हो गया। ऑफिसर एलारा को सुरक्षित घर पहुंचा दिया। मैंने घोषणा की। एलारा मुझे देखने के लिए थोड़ा मुड़ी, काफ़ी देर तक चुप रही। बाहर निकलने का कोई इरादा नहीं दिखा रही थी। मैंने भ्रम में पलकें झपकाईं। क्या हुआ? तुम घर पर हो? क्या तुम बाहर नहीं निकलोगी? जूलियन, क्या बात है? ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। मेरे सिक्स्थ सेंस ने मुझे बताया कि वो शायद कुछ चौंकाने वाली बात कहने वाली थी। यकीनन अगले ही सेकंड उसने फिर से अपना सिर उठाया। मैं अचानक आगे झुका, उसकी चमकीली पुतलियों में देखते हुए। जूलियन, क्या तुम शादी करना चाहते हो? इस वाक्य ने मेरे दिमाग का CPU पूरी तरह से फ्राई कर दिया। मैं अविश्वास में उसके चेहरे को घूरता रहा, जो एक शांत अभिव्यक्ति बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन स्पष्ट रूप से लाल हो गई थी। मैंने थोड़ा सा थूक निकला। एलारा, मैंने तुम्हें हमेशा एक बहन के रूप में देखा है। हालांकि वो अब अविश्वसनीय रूप से खूबसूरत थी, लेकिन मैं पहचान में इतनी बड़ी छलांग तुरंत स्वीकार नहीं कर सकता था। मैं तुम्हें सिर्फ एक बहन के रूप में देखता हूँ वाले वाक्यांश ने उसे थोड़ा उदास कर दिया। बड़ी होते हुए मुझे जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा नफरत थी वो तुम्हारे और मेरे बीच की उम्र का अंतर था। जब से मुझे याद है और जब तक हम अलग नहीं हुए, मैं तुम्हें केवल भैया ही बुला सकती थी। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें वो नहीं बुलाना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि चीज़ें वहीं तक सीमित रहें। हम बचपन के प्रेमी थे, लगातार झगड़ते रहते थे, लेकिन अब मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। कोई कहता था कि जब मैं बचपन में उन्हें बुली करता था तो उन्हें मुझसे सबसे ज़्यादा नफरत थी। मैंने बात घुमाई। क्या बड़े होने का मतलब अचानक ये है कि अब तुम्हें भैया पसंद है? क्या इससे कोई फ़र्क पड़ता है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ या नहीं? भैया, उसके होठों से ये 2 शब्द गिरे जिससे मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। मेरे कानों के सिरों पर एक संदिग्ध लालिमा छा गई। एलारा, क्या तुम नशे में हो? मैं बहुत होश में हूँ। केवल 2 गिलास सफ़ेद शराब मुझे गिरा नहीं सकती,
खासकर हमारे फिर से मिलने के बाद हमारे पहले खाने के दौरान तो बिल्कुल नहीं। हम 10 साल से ज़्यादा समय से एक दूसरे से नहीं मिले हैं। तुम्हें पता है मेरा स्वभाव कैसा है। मैं तुम्हें हर दिन चिढ़ाती थी। तुम्हें ये नहीं लगता ना कि मैं बड़ी होकर स्थिर और परिपक्व हो गई हूँ? तो क्या तुम्हारे साथ क्या चल रहा है? क्या तुम मेरा छुपा हुआ मतलब नहीं समझ सकते? उसने जोर दिया। इसलिए तुम्हें उसे एक टास्क की तरह मानने की जरूरत नहीं है जो उन्होंने डाइनिंग टेबल पर यूं ही कह दिया था। और तुम निश्चित रूप से एक ऐसे पति से शादी नहीं करना चाहोगे जो अभी तक बड़ा नहीं हुआ है ना जूलियन? क्या तुम्हें मेरा पेशा याद है? क्या सच में करियर के बारे में बात करने का ये सही समय था? इसके अलावा मैं कैसे भूल सकता था कि उसने मुझे बिना हेलमेट के पकड़ा था और संकेत दिया था कि मेरी ड्राइविंग बहुत खराब है। बिल्कुल मुझे याद है। जनता की पुलिस अधिकारी, कॉमरेड ऑफिसर और एक ट्रैफिक कॉप किस चीज़ में सबसे अच्छी होती है? उसने पूछा। लोगों की समस्याओं को सुलझाने में। बेशक, कौन नहीं जानता कि मुसीबत के समय पुलिस को ढूंढना चाहिए। कितना मूर्खतापूर्ण सवाल है। उसने अपनी बात जारी रखी। रुको, तुमने मुझे धोखा दिया। मुझे एहसास हुआ। मैंने नहीं दिया। तुमने खुद ही कहा मैं समस्याओं को सुलझाने में सबसे अच्छी हूँ। मैं अवाक रह गया। सच में महिलाएं जब बड़ी होती हैं तो दुष्ट हो जाती हैं। तो जूलियन, मुझे एक ऐसे पति से शादी करने में डर नहीं लगता जो मेरे लिए परेशानी खड़ी करेगा। इसके अलावा वापस कंपाउंड में जब भी हम घर घर खेलते थे तो तुम पापा बनते थे और मैं मम्मी बनती थी। ये स्पष्ट रूप से इसलिए था क्योंकि कंपाउंड में एक ही उम्र के हम सिर्फ 2 ही बच्चे थे। यहाँ तक कि हमारे बच्चों का रोल भी गेट पे रहने वाले 2 कुत्तों को निभाना पड़ता था। मैंने अपना बचाव किया। तुमने तो यहाँ तक कहा था कि अगर भविष्य में मेरी शादी नहीं हो पाई तो मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ। क्या मैं वो बात वापस ले सकती हूँ? ऐसा इसलिए था क्योंकि मैंने देखा था कि तुम कितनी गोल मटोल और क्यूट थी और मुझे डर था कि तुम बड़ी होकर भी गोल मटोल ही रहोगी और तुम्हें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अब तुम्हें देखकर तुम में ये कहने की हिम्मत कैसे हुई कि तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी? मेरे विचारों के बावजूद न जाने क्यों मैं वास्तव में थोड़ा ललचा गया। अगर मैंने एलारा से शादी कर ली तो ये सच में बहुत अच्छा होगा। मेरे माता पिता उसके चरित्र से बहुत संतुष्ट थे। मुझे ब्लाइंड डेट्स पर जाने की चिंता भी नहीं करनी पड़ेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, वह सुंदरता की मेरी परिभाषा पर पूरी तरह से फिट बैठती थी। इस पर विचार करने के बाद हम सच में काफ़ी संगत लग रहे थे। इसी विचार को ध्यान में रखते हुए मैंने पूछा, एलारा, क्या शनिवार को तुम्हारी छुट्टी है? विषय काफ़ी तेज़ी से बदला। मुझे शनिवार को ओवर टाइम काम करना है, शायद समय नहीं मिलेगा। उसने जवाब दिया। रविवार के बारे में क्या ख्याल है? रविवार को मैं फ्री हूँ। एलारा ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। हमारे बीच थोड़ी दूरी बना ली। तुम्हारे क्या प्लान है? मैंने स्पष्ट रूप से नहीं बताया, बस तर्क दिया। तुम पहले अंदर जाओ, मैं रविवार को तुम्हें ढूंढ लूंगा। एलारा ने एक न के बराबर आह भरी। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। जैसे ही वो कार का दरवाज़ा खोलने वाली थी वो अचानक पीछे मुड़ी। जूलियन, चलो एक दूसरे की कॉन्टैक्ट इन्फो जोड़ लेते हैं। ओह, सही कहा। घर पहुँचने पर मुझे बता देना। सुरक्षित रहना, गाड़ी धीरे चलाना। मैं अब जा रहा हूँ, तुम जाओ जाओ। मैंने उसे भगाया। जैसे ही कार दूर गई मैं रियरव्यू मिरर में एक और नज़र डालने से खुद को रोक नहीं पाया। वो वहाँ खड़ी थी। उसकी आकृति अलग थलग लग रही थी। मेरी कार को जाते हुए देख रही थी जब तक कि उसकी रूपरेखा धीरे धीरे दूरी में धुंधली नहीं हो गई। जब मैं घर पहुँचा तो मेरे माता पिता मेरा इंतज़ार करते हुए सोफे पर बैठे थे। जूलियन वापस आ गया। इतनी देर क्यों लगी? क्या तुम और एलारा कहीं खेलने गए थे? नहीं,